Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is most important questions of hematology and blood banking DMLT first year RPMC एग्जाम 2021। देखो क्लिनिकल पैथोलॉजी का टॉपिक मैं ऑलरेडी क्लिनिकल पैथोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप वो मेरे यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हो। आज का जो मेजर टॉपिक है अपना वो हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की क्वेश्चन से रिलेटेड है। बिकॉज आरपीएमसी का एग्जाम्स की डेट अभी तक आ चुकी है, तो उसके बेसिस पे ही अपन क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस के अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, मैं बात करूँगी पहले मेजर क्वेश्चंस के जो एटलीस्ट 20 मार्क्स में या 14 मार्क्स में आरपीएमसी में आते हैं, और 20 मार्क्स के अंदर सॉरी जो कि 20 मार्क्स या 16 मार्क्स या 14 मार्क्स के बेसिस पे वो क्राइटेरिया रख लेते हैं क्वेश्चंस का। बट मैक्सिमम मार्क्स जो होता है इसका 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन ये कवर करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में मेजर क्वेश्चंस के अंदर कि डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ estimation of hemoglobin with their merits and demerits. Write normal hemoglobin value according to age and sex. तो आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन का जो एस्टिमेशन करते हैं अपन वो किसके लिए परफॉर्म करते हैं, या उसके इंडिकेशंस की अपन बात करें तो कौन से उसके इंडिकेशंस होते हैं। तो जनरली अपन डिटरमाइन करते हैं एनीमिया को डिटरमाइन करने के लिए और पॉलीसाइथीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने की बेसिकली बहुत मेथड्स होते हैं। जनरली मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 4 मेथड्स के बारे में बताऊंगी कि 4 मेथड कौन कौन से होते हैं। एक आप कॉमनली यूज़ करा जाता है सालिस मेथड, जो कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन करा हुआ है उसका। सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर का यहाँ पे डायग्राम मेंशन करा हुआ है, जिसमें एक कॉम्पिटिटर होता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब होती है, एक हीमोग्लोबिन पिपेट होती है, एक स्टेयर होता है। इसके मेथड की अपन बात करें तो जनरली जो यहाँ पे मार्किंग आपको 2 नज़र आ रही है, वहाँ तक अपन को एसिड को फिल करना होता है। ठीक है, देन उसके अंदर जो 20 मार्किंग होती है वहाँ तक अपन ब्लड फिल करके यहाँ पे जो ब्लड सैंपल फिल करा जाता है उसको इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद उसको अपने यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एंड देन अपन रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसके बेसिस पर हम रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो पूरा मेथड मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगी। तो फर्स्ट मेथड अपने पास में होगा सालिस मेथड। सेकंड मेथड जो सालिस मेथड के अपन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की भी यहाँ पे बात की, मेरिट्स और डीमेरिट्स की जो बात करी हुई है। तो देखो, सालिस जो मेथड होता है उसके एडवांटेजेस क्या है, इसके मेरिट्स होता है जनरली अपन इसको जहाँ पे फोटोमीटर अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे भी इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट भी मच बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, सेकंड इसके डीमेरिट्स की अपन बात करें तो डीमेरिट्स सबसे मेन होती है कि ये जो सभी हीमोग्लोबिन्स होते हैं उनको पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, मैथ हीमोग्लोबिन हो गया उसको अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाता। जो एसिड हेमेटिन होता है, जो ब्राउन ग्लासेस होते हैं, ये उनका कलर टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फेड हो जाता है। फेड होने की वजह से अपन उस उनमें अच्छे से कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एक मेथड ये अपने पास में था। नेक्स्ट मेथड की अपन बात करें, साइन मेथड में ग्लोबिन के मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड के थ्रू इसको डिटरमाइन करा जाता है, जिसमें जनरली क्या करते हैं, इस मेथड में जनरली क्या करता है, जहाँ पे ब्लड डोनेशन सेलेक्शन करना होता है, जहाँ पे इजीली मतलब जहाँ पे अपने पास में हीमोक्यूर नहीं है तो अपन इजीली इसके थ्रू पर वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये कि बहुत इजीली परफॉर्म करा जा सकता है, और डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे मेथड्स अपने पास में और भी होता है, जैसे टैलक्यूट मेथड होता है जिसके थ्रू अपन कलर मेजरेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिजल्ट देख के अपन उसको रिजल्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें, अपने पास में WHO का मेथड होता है। ठीक है, जिसमें स्केल होता है, उसमें स्केल में क्या करा जाता है, कलर ऑब्जर्व करके रेंज के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन की वैल्यू को बताया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वो राइट डाउन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल एंड डिस्क्राइब वेरियस एंटीकोगुलेंट्स। तो जो अपना फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड कलेक्शन के मेथड्स की बात करी। और यहाँ पे इसने ऐसा मेंशन नहीं करा है कि ब्लड बैंकिंग का है, तो जनरली आपको हेमाटोलॉजी के ही कलेक्शन मेथड्स के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास में होता है स्किन पंक्चर। ठीक है, स्किन पंक्चर होता है जिसको कैपिलरी पंक्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होता है अपने पास में वीनस ब्लड पंक्चर होता है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करा जाता है। एंड नेक्स्ट होता है अपने पास में आर्टरी पंक्चर, जो मोस्ट कॉमन ब्लड कलेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ करा जाता है वो वीनस ब्लड कलेक्शन के थ्रू अपन कलेक्ट करते हैं। पहले कुछ डायग्राम्स देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वेन से कलेक्ट करा जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो क्यूबिटल फोसा होगी, मीडियन क्यूबिटल वेन हो गई है। ठीक है, बेसिलिक वेन हो गई, सेफिलिक वेन होगी। ये जो वेन्स पे जहाँ पे मैंने मार्क करा, इनसे जनरली क्या करा जाता है, वेन के थ्रू कलेक्शन करा जाता है। एंड जो कलेक्शन करने का जो एंगल होता है, ठीक है, वो 15 डिग्री एंगल रखा जाता है। ये वेन है, 15 डिग्री एंगल पे पर नीडल को इंसर्ट करते हैं और
अपन जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं। उससे पहले प्रोसीजर होता है कि जो साइट है अपनी, ठीक है, जहाँ से ब्लड कलेक्शन कलेक्ट करना होता है, वहाँ से पहले क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है। जो क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं, 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लीन करने की एक टेक्निक होती है कि इन साइड से टेक्निक क्या होती है, बाहर की तरफ क्लीनिंग करना होता है, ताकि जहाँ पे जो भी मतलब डस्ट हो गया, जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इन साइड से वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे। दैन नीडल को इंसर्ट करा जाता है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो था, उसको अपन कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में अपन जो ट्यूनिकेट होता है वो उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में अपन जो भी अपनी वेन होती है पर्टिकुलर, उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद में नीडल को इंसर्ट करा जाता है। इंसर्ट करने के बाद में अपन कलेक्शन यहाँ से कलेक्शन करते हैं। अब एंटीकोगुलेंट्स की अपन यहाँ पे बात करें तो जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो बहुत तरह के यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है अपने पास में ईडीटी होता है। उसका जो वैकेटिनो होता है वो पर्पल कलर का शो करा जाता है, जिसको रूटीनली हेमाटोलॉजिकल टेस्ट के लिए अपन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में बफर सोडियम साइट्रेट, जो बेसिकली कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पोटेशियम ऑक्सलेट है, जब सोडियम फ्लोराइड है, जिसको अपन ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए करा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। और जो रेड कलर की वैकेटून आप लोगों ने देखी हुई, जिसमें कोई भी एडिक्टिव नहीं होता है, उसको अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए या फिर सीरम को सेपरेट करने के लिए अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं। और वैसे ही यहाँ पे और भी अपने पास में एंटीकोगुलेंट्स होता है, जैसे हेपारिन हो गया, सोडियम साइट्रेट होता है। इन सब के अलग अलग यूजेस होते हैं, तो आप डायग्राम के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर इन द ब्लड बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्क्रीनिंग क्या क्या होती है और सिलेक्शन क्या होता है। अब स्क्रीनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रख रखा है कि स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग का मतलब है उस पेशेंट में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट लगाना, उनको जिस बेसिकली अपन स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर वो टेस्ट नेगेटिव होते हैं तो ये अपन जो ब्लड है वो पेशेंट का, वो सॉरी जो ब्लड है अपना डोनर का, वो अपन पेशेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक HIV नेगेटिव होना चाहिए, हेपेटाइटिस नेगेटिव होना चाहिए, सिफिलिस है, मलेरिया, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये सारे टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए। इन सब का टाइम ड्यूरेशन आपको पता होता है कि क्या क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। लाइक हेपेटाइटिस और जो HIV होता है जनरली, और सिफिलिस होता है, इनका जो ब्लड, मान लो कोई जो डोनर है वो पॉजिटिव है तो उनका ब्लड डोनेट नहीं करा जाता। बट इन केस मलेरिया होता है तो उसका 3 मंथ्स ड्यूरेशन होता है। 3 मंथ्स के बाद में जो पर्सन है जो वो डोनेट कर सकता है। अब उसको अपन यहाँ पे अच्छे से क्लासीफाई करा है, तो आप ये पूरा चार्ट अच्छे से रीड कर सकते हो। मैं इतना टाइम नहीं दूंगी इसको रीड करने के लिए। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की अपन बात करें, जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है, लाइक उसकी एज हो गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए, उसकी पल्स रेट इतनी होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, वेट की अपन बात करें तो 45 तो मिनिमम होना चाहिए, और जिसके लिए अपन 350 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं, और 60 के लिए अपन 450 ml अपन ब्लड कलेक्ट करते हो। सारा डाटा आप यहाँ ईजिली रीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स इन द ब्लड बैंक, यानी जो ब्लड कंपोनेंट्स के अपन अभी लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बात कर थी, जो सारे ब्लड कंपोनेंट्स मैंने बनाए थे यहाँ पे, उनका कैसे यूज़ करा जाता है, उनको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, बनाने के बाद में सॉरी उनको कैसे बनाया जाएगा, बनाने के बाद उनको कैसे यूज़ करा जाता है। फर्स्ट अपने पास में आता है होल ब्लड। होल ब्लड को पहले अपने लाइट स्पिन परफॉर्म करते हैं, फिर उसके अंदर हैवी स्पिन परफॉर्म करते हैं। लाइट स्पिन को अपन जनरली 2100 RPM में परफॉर्म करते हैं 8 मिनट्स के लिए, जिससे अपन क्या बनाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको अपन PRP के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट पैक्ड सेल्स, जिनको अपन RPC नॉर्मली बोलते हैं, जो ही क्या होती है, किसी भी पेशेंट के अंदर डोनेट करी जाती है। अब जो PRP होता है उसका हैवी स्पिन करा जाता है। हैवी स्पिन करने के बाद में FFP बनाया जाता है उसका, जिसको अपन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। एंड ऐसे क्रायोस्टेट बनाते हैं एंड पूरे प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो पूरा चार्ट आप यहाँ से रेड कर सकते हो। अब हैवी स्पिन की बात करें तो हैवी स्पिन में अपन पैक्ड सेल बनाते हैं, ठीक है, बफी कोड्स बनाते हैं और प्लाज्मा फ्रोजन बनाते हैं। इन सब से भी अपन अलग अलग फिर अगेन लाइट स्पिन करेंगे, ठीक है, प्लेटलेट कंसंट्रेट निकालते हैं, ग्रैनुलर साइज निकालते हैं। ये सब जो बेसिकली जितने भी हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हैं, उन सब कंपोनेंट्स को अलग अलग डिजीज़ के बेसिस पे जो भी पेशेंट होता है उसको डोनेट करा जाता है। अब इसके यूज़र्स की बात करें तो होल ब्लड का जो यूज़ होता है अपने पास में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में जनरली किया जाता है। एक्सीडेंट विक्टिम्स में कर सकते हो आप, ठीक है, आप यहाँ पर रेड कर सकते हो। ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो एनीमिया में RBC दिया जाएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गई वहाँ पे है जो उस पेशेंट को डोनेट करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस टेक्निक यूज्ड फॉर ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग, कि RH ब्लड ग्रुपिंग और ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी जाती है। एंड राइट डाउन द ABO ब्लड ग्रुप्स विद देयर रिलेटिव एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। तो अपन टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स के लिए अपन जनरली ABO और RH को डिटरमाइन करने के लिए रिवर्स और फॉरवर्ड ग्रुपिंग लगाते हैं। जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है उसमें पास में होता है स्लाइड मेथड के थ्रू परफॉर्म करा जाता है, ठीक है, एंड ट्यूब मेथड के थ्रू परफॉर्म
किया जाता है। ये 2 मेथड्स बेसिकली यूज़ करते हैं अपन डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सेम आरएच में भी वैसा ही होता है। इनमें आप डिटरमाइन करते हो कि जो है एग्लूटिनेशन की फॉर्मेशन हो रही है नहीं है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको डिटरमाइन करके टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव बताया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है, नेक्स्ट लिखा हुआ अपने पास में कि कौन कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती है जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो अपने पास में रेड ब्लड सेल टाइप के बारे में जो लिखा है, जैसे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ए और ओ ग्रुप है। तो यहाँ पे अपन एंटीजेंस की बात करें तो एंटीजेंस जनरल सी बात है, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए होगा, बी है तो बी होगा, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे अपने पास में, ए और बी, और उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की अपन बात करें तो एंटीबॉडीज़ रिवर्स हो जाती है। लाइक अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी एंटीजेंस होती है, सॉरी बी एंटीबॉडी होती है, बी ग्रुप है तो उसमें ए एंटीबॉडीज़ होती है, और ए बी ग्रुप है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसीलिए उसको अपन यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के नाम से जानते हैं। और ओ की बात करें तो उसमें दोनों ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जो कि एक यूनिवर्सल डोनर होता है। यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन ए ग्रुप है वो, बी में हो रही है तो बी ग्रुप है, दोनों में क्लमिंग हो रही है तो ए बी ग्रुप है, और एक में भी नहीं हो रही है तो अपना ओ ग्रुप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन, कि जो कैसे अपन प्रिपरेशन और स्टेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन की। तो यहाँ पे जो आपको एक टेक्निक नज़र आ रही है वो है अपने पास में बोन मैरो एस्पिरेशन की। बोन मैरो एस्पिरेशन है बोन मैरो का सैंपल कैसे कलेक्ट करा जाता है। तो सबसे पहले अपन साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, साइट को आइडेंटिफाई करने के बाद में वहाँ पर क्लीन करते हैं अपन, ठीक है, जो कि पहले स्प्रिट से क्लीन करते हैं, फिर अपन प्रोआइडिन से क्लीन करते हैं, अगेन स्प्रिट से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में जो अपनी पर्टिकुलर नीडल होती है उसको इंसर्ट करा जाता है और मटेरियल को कलेक्ट करा जाता है। मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्लाइड बनती हुई नज़र आ रही है कि कैसे स्लाइड बनानी है। स्लाइड बनाने के बाद में उसकी अपन क्या करेंगे, अगर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसेस जनरली बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है अपने पास में स्लाइड आई है वो ऑलरेडी फिक्सेशन के थ्रू आती है। जो इसको जो फिक्सेशन करते हैं अपन इसका, वो अपन बेसिकली मैथनॉल में फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन के बाद में क्या होता है, अपने पास में स्लाइड आएगी, स्लाइड को अपन कवर करेंगे किसी भी अपन स्टेन से। यहाँ पे जो स्टेन ले रखी है वो जनरली रेड स्टेन ले रखी है। यहाँ पे आप लिस्मान भी ले सकते हो और जिम्सा भी ले सकते हो। मोस्ट कॉमनली जिम्सा यूज़ कर जाती है बोन मैरो के लिए, तो यहाँ पे कोई भी स्टेन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेन को कवर करेंगे अपन 2 से 3 मिनट्स के लिए। देन उसमें अपन इक्वल अमाउंट पे बफर वाटर ऐड करेंगे। बफर वाटर ऐड करने के बाद में 5 मिनट्स के लिए उसको रख देंगे एंड उसके बाद में वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में स्टेन में अपन बोन मैरो सेल्स को डिटेक्ट करेंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया उसका होता है कि कैसे डिटेक्ट करा जाता है, लाइक कैसे कलेक्शन करा, कैसे स्मेर बनाई, स्मेर बनाने की टेक्निक यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एंड जो स्टेनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इवन तक कि क्लिनिकल पैथोलॉजी और ब्लड बैंकिंग दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज कुम्स टेस्ट, डिस्क्राइब बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कुम टेस्ट इन द डिटेल। फर्स्ट अपने पार्टी क्वेश्चन का वो है कुम टेस्ट, कि कुम टेस्ट क्या होता है। देखो कुम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर जनरली एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करा जाता है। जो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करती है जिस पेशेंट के सैंपल में क्या आरबीसी प्रेजेंट है, वहाँ पे आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उन एंटीजन से वो क्या करती है, इंट्रैक्ट करती है। इंट्रैक्ट करने के बाद हेमोलाइटिक एनीमिया कोज कर देती है। तो उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अपन कुम टेस्ट को अपन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो 2 तरह का होता है अपने पास, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। जो कुम टेस्ट होता है उसको एक को नाम से जानते हैं जनरली अपन, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के नाम से भी उसको जाना। जो अपने पास में 2 होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम बता रखा है वो बेसिकली इनडायरेक्ट कुम टेस्ट का अपने पास में है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पर्सन है जो डोनेट करने वाला है उसके सेल्स लेंगे अपन, ठीक है, एंड पेशेंट का अपन सीरम लेंगे। देन यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वहाँ पे क्या है कि जो अपना पेशेंट है, ठीक है, उसके वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो जनरल सी बात है, एंटीबॉडीज़ नहीं है तो वो किसी भी एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं करेगी। तो जो कुम टेस्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा, वहाँ पे कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा और जो टेस्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है, ठीक है, उसके मतलब उसके अंदर क्या एंटीजन्स प्रेजेंट है, एंड जो पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर भी क्या है अपने पास में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, जो जनरली क्या करने वाली, उस माइनर एंटीजन से इंटरेक्ट करने वाली है। दोनों का इंट्रैक्शन हो जाएगा। इंट्रैक्शन होने के बाद में क्या होगी, यहाँ पे आपस में जो सेल्स है, मतलब जो भी आरबीसी है वो आपस में इंटरेक्ट करेगी, आपस में चिपकेगी। चिपकने की वजह से जो कुम्स रिएजेंट है वो जो नहीं चिपक रही थी, लाइक यहाँ पे आपको दिख रही है दोनों सेपरेट थी, ठीक है। कुम्स में भी एंटीबॉडीज़ होती है, मैंने आपको अभी बताया कि जो माइनर एंटीबॉडीज़ तो डिटेक्ट करती है, उन्होंने वापस में और चिपका दिया। चिपकाने की वजह से पूरा एग्लूटिनेशन की फॉर्मेशन हो जाती है और जो टेस्ट होता है अपना वो पॉजिटिव आ जाता है।
ये इसका बेसिक प्रोसीजर होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। और हाँ, इंपॉर्टेंट कि जो कोम टेस्ट को जो अपन परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली जितने भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गई है, या फिर जैसे अपने पास में जो बेसिक होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए अपन बेसिकली परफॉर्म करते हैं इसको। अब जो अपने इंपॉर्टेंट, ये तो मेजर क्वेश्चंस की बात होगी। अभी आप जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन सारे शॉर्ट नोट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि जो एटलीस्ट 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर कैरी कर होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो रेड सेल इंडिसेस, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। तो रेड सेल इंडिसेस की अपन बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है अपने पास में। मीन सेल वॉल्यूम होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन होता है, और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है। यानी इसको 3 में अपन डिवाइड करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि द एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल मेजर्ड इन दी फेमटोलीटर। एम सी वी को अपन बेसिकली फेमटोलीटर में मेजर करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास में वो 77 से 98, ठीक है, फेमटोलीटर के अंदर अपन को देखने को मिलती है। ये किस में इंक्रीज़ हो जाता है, किस में डिक्रीज़ होता है। जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज़ होता है तो आयरन डेफिशिएंसी में हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है जिसमें सेल्स की जो वो वॉल्यूम है वो अपने पास में विटामिन B12 में या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हो जाती है। अब NaCH की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 27 से 32 होती है, और RBC जो होती है इसमें जनरली वो हाइपोक्रोमिक हो जाती है। किसमें अगर लोअर रेंज होती है, तो अगर हाइयर होती है तो हाइपरक्रोमिक हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास में है MCHC की जो वैल्यू अपने पास में 30 से 36 होती है, और जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर ये देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट विद डायग्राम। ये जो है क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट आपको डीएलसी समझाना है कि डीएलसी क्या होता है और डीएलसी काउंट कैसे करा जाता है। एंड सेकेंड है कि जो डीएलसी के अंदर अपन जो पूरे सेल्स होते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के जो 5 सेल्स होती है उनके डायग्राम्स बनाना होता है। इन 2 क्वेश्चन को इसमें कंबाइन करा हुआ है। डीएलसी आपको पता है जनरली अपन पीपीएफ के थ्रू परफॉर्म करते हैं कि पीपीएफ के थ्रू अपन पूरा मतलब वो स्मेर बनाएंगे। स्मेर बनाने के बाद में उसमें लिस्पांस से स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद में अपन सारे सेल्स को डिटेक्ट करेंगे। वो जनरली अपना डीएलसी काउंट हो जाता है। देन साथ में यहाँ पे लिखा हुआ कि विद डायग्राम, जितने भी जो डीएलसी में सारे सेल्स आप काउंट करते हो उनका डायग्राम्स बनाना है। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बेजोफिल्स है और साथ में मास्ट सेल्स है, ठीक है। वो जनरली रेयर होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स अपने पास बॉडी में जो 50 से 70% होते हैं। ईओसिनोफिल होता है 1 से 3% होता है। तो सारे सेल्स का डाटा आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, और वो किसके अगेंस्ट वो वर्क करते हैं, उनका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में G6PD टेस्ट। G6PD टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में आया गया है। देखो G6PD टेस्ट होता है जो जनरली अपने पास में जो डेफिशिएंसी होती है G6 मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी होती है जिसके लिए परफॉर्म करा जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है आरबीसी जो सेल्स होती है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और जो एचबी होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। उसके लिए अपन बेसिकली क्या होता है G6PD का अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है जो आरबीसी सेल्स होती है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बेसिकली G6PD के एंजाइम के नाम से इसको जानते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो बेसिकली जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है जो आगे आपको प्रोसेस नजर आ रहा है वो प्रोसेस आगे नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रोसेस आगे नहीं होगा तो डेफिशिएंसी कोज हो जाएगी। उसके लिए अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें अपन रिएजेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, और 3 टेस्ट ट्यूब के तो अपन टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है। अगर ब्राउन कलर नज़र आता है टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो ब्राउन कलर इंडिकेट करता है कि जो टेस्ट है वो अपना वो कैसा है, वो अपना टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इफ़ रेड कलर आता है टेस्ट में को परफॉर्म करते टाइम तो टेस्ट कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ी सी थ्योरी में क्या लिखा हुआ। तो G6PD मेजर द लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो कि एक एंजाइम होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। साथ में वो बेसिकली क्या करता है G6PD हेल्प करता है जो आरबीसी होती है उनको नॉर्मली फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली किससे बचाता है, हार्मफुल बाय प्रोडक्ट से बचाता है, लाइक कोई भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है उससे बेसिकली बचाता है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो कि हीमोलाइसिस हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है अपने पास में बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कई बार एग्जाम में आया और आज का एडवांस क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे पहली बात है कि वो बिल्कुल रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें जनरली क्या होता है एच एच फिनोटाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब HS फेनोटाइप होता है तो क्या होता है, इसमें डू नॉट हैव H एंटीजन, द एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द, यहाँ पे RBC सेल्स है, ठीक है। आपको पता है कि RBC सेल्स में क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होती है, लाइक A होती है, B होती है, H होती है, ये सारी एंटीजन प्रेजेंट होती है। बट इस केस में क्या होता है, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इवन तक H भी नहीं होती, स्मॉल h होती है फिनोटाइप, ठीक है। इस वजह से अगर यहाँ पे एक भी H प्रेजेंट नहीं होगी, नहीं कैपिटल H नहीं होता है, तो ये क्या नहीं कर पाता, ना तो A की फॉर्मेशन कर पाता है और ना ही B एंटीजन की फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसीलिए सारी एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट, सारी एंटीबॉडीज़ की ये क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेसिक बाकी सारा डाटा आप रीड कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको इजीली थोड़े से नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये भी अपने पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होती है। देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब ओकर होती है जब कोई भी मिसमैच ब्लड ग्रुप को किसी भी पेशेंट के अंदर चढ़ा दिया जाता है। उसमें किसी में A है, ठीक है, उसको ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया B का, ठीक है, तो उसमें मिसमैच हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लाइक उसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी, उसको कई बार इतना मतलब कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। लाइक उनमें क्या होता है, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, लाइक चिल, फीवर, ये सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और जो अलग अलग तरह के, लाइक अपने पास फेब्रल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, हेमोरेटिक ट्रांसफ्यूजन होती है, एलर्जिक होती है, सारी आप रीड कर सकते हो कि कितनी तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है जिसको अपन हेमाटोक्रिट के नाम से भी जानते हैं। अब जनरली इसका वैसे तो वीडियो मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, वो वहाँ से देख सकते हो। अपन इसमें क्या करते हैं, जो RBC सेल्स होती है जो नीचे सेटल हो जाती है, पूरी पैक्ड हो जाती है, उनको अपन डिटरमाइन करते हैं, उनकी वैल्यू को अपन डिटरमाइन करते हैं विंट्रॉप ट्यूब के थ्रू, जिसकी मार्किंग होती है। इसका पूरा वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। इफ़ अगर RBC की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है उसको अपन पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं, और RBC की जो वैल्यू है या फिर उसकी जो कंसनट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है, उसको अपन एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये दो इसकी मेजर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो अपने पास में आता है क्रॉस मैचिंग। जो क्रॉस मैचिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अब क्रॉस मैचिंग की बात करें तो क्रॉस मैचिंग जो होता है दो टाइप का होता है। एक मेजर क्रॉस मैच होता है, अपने पास माइनर क्रॉस मैच होता है। मेजर क्रॉस मैच में क्या करते हैं अपन, बेसिकली डोनर के 2 सेल्स लेते हैं और रिसिपेंट का सीरम लेते हैं, और माइनर में उसका रिवर्स कर देते हैं। लाइक यहाँ पे फर्स्ट अपने पास में मेजर है, यहाँ पे आपको जो रिसिपेंट है उसका सीरम है और डोनर की सेल्स है, देन उसका अपन उनको वॉश करते हैं, उनका इंक्यूबेशन करते हैं। फिर उसके बाद में अपन AHG अपन जो अपना रिएजेंट है उसको ऐड करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, एग्लूट्रेशन की फॉर्मेशन देखते हैं, और यहाँ पे एग्लूट्रेशन की फॉर्मेशन नहीं है तो टेस्ट है वो अपना नेगेटिव हो जाता है। सेम यहाँ पे आप माइनर में भी वैसे ही परफॉर्म करके देखोगे तो इस आप यहाँ से इजीली देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसका फुल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कैसे करा जाता है। अपन बेसिकली क्या होता है, टर्क्स फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, और जिसमें अपन ब्लड सैंपल मिक्स करते हैं ताकि जो सेल्स है वो लाइज हो जाए, और लाइज होने के बाद अपन न्यूबार चैम्बर में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जो 4 कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं। सिकलिंग टेस्ट का भी मैंने कंप्लीट वीडियो डाउनलोड वहाँ पे अपलोड कर रखा है मेरे यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हो कि सिकलिंग का पूरे मैंने सिकल सेल एनीमिया के साथ में सिकलिंग टेस्ट बताया कि कैसे अपन जो सिकल सेल्स RBC हो जाती है उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एब्सोल्यूट ईओसिनोफिल काउंट, उसका भी वीडियो वहाँ पे अपलोड है। ईओसिनोफिल काउंट आपको पता है कि जो ईओसिनोफिल होता है वो कहता है WBC का एक टाइप होता है जिसको अपन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट काउंट में अपन प्लेटलेट्स होती है उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, उसका भी पूरा वीडियोस पे लिखा हुआ है। आप यूट्यूब से सबके वीडियोस देख लेना, एली सेल्स के भी, और यहाँ पे जितनी भी जो 5 टेस्ट हैं उन सबकी वीडियोस आप वहाँ से पूरा कंप्लीट डिटेल में देख सकते हो। हमने एक एक चीज़ वहाँ पे समझाई कि कैसे एक एक चीज़ को अपन डिटरमाइन करें, क्योंकि यहाँ पे अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी, तो वहाँ से आप इनको ईजिली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो लेसमान स्टेनिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और RPMC में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सिंगल सिर्फ लेसमान स्टेन ही क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा है। जो लिस्मान स्टेन है, बेसिकली लिस्मान जो साइंटिस्ट था उसने दी थी, ठीक है। इसका कंपोजिशन की अपन यहाँ पे बात करें, लिस्मान सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन 0.6 ग्राम लिस्मान पाउडर लेते हैं, ठीक है, और 400 एब्सोल्यूट मेथनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल यूज़ करा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब सॉल्यूशन बन जाता है अपने पास में लिस्मान पाउडर से और मेथनॉल से, उसको अपन क्या करते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर बोतल में फिल कर लिया जाता है। जब स्टेनिंग परफॉर्म करी जाती है तो इस सॉल्यूशन को निकाल के अपन स्टेन परफॉर्म करते हैं। स्टेनिंग प्रोसीजर आपको पता ही है कि पहले अपन लिस्मान स्टेन से कवर करना है 2 से 3 मिनट्स के लिए, देन डिस्टिल वाटर से उसको कवर करना होता है, या फिर जो भी अपना बफर सॉल्यूशन होता है उसे कवर करा जाता है। कवर करने के बाद में उसको अपन जो टैप वाटर होता है उसे वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में उसको अपन क्लीन करके एग्ज़ाम
उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोसेस, यहाँ पे सिर्फ स्टेन का नाम थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आप उसको लिस्मान स्टेन कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया MLT के अंदर। देखो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की अपन बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो सैंपल यूज़ करा जाता है वो अपन ATT सैंपल यूज़ कर सकते हो आप, या फिर इब्रानाइट सैंपल को भी यूज़ कर सकते हो। इसको परफॉर्म करने के लिए अपन को जो RBCs होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें HB प्रेजेंट होता है, उसको HB को बाहर फ्री करना होता है। मेन काम होता है HB को बाहर फ्री करके उस HB को डिटेक्ट करना कि वो HB जो प्रेजेंट है उस पेशेंट के अंदर वो कौन सा HB प्रेजेंट होता है, उसको डिटेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके लिए अपन जो सोल्यूशन बनाते हैं, यानी इस RBC को ब्रेक करके जो सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें क्या होता है HB फ्री होता है, उसको अपन हीमोलाइसेट के नाम से जानते हैं। उस हीमोलाइसेट के बाद में जनरली क्या करना होता है कि जो पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करना होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अपन एक वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है। उस वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर यहाँ पे 330 माइक्रोम अपन जो हीमोलाइसेट की प्रिपरेशन करते हैं उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो आपको बैंड फॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे उस वॉटमैन फिल्टर पेपर को रख देते हैं, और जो अपना पावर बैंक है उसको अपन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करा हुआ है, यानी लाइक पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज होंगे जो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे बैंड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। वो जो बैंड की फॉर्मेशन होती है एग्जैक्टली वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि कैसे बैंड की फॉर्मेशन होने वाली है। अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन में आपको पता होगा कि HbA2 जो है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, और HbA1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। लाइक नॉर्मल एडल्ट है तो अडल्ट में क्या होता है HbA होता है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर एडल्ट की बात हो रही, और HbF की वैल्यू बहुत कम होगी। बट लाइक सिकल सेल एनीमिया की अपन यहाँ पे बात करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया में अगर ये अपन को देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे HbS की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी जनरल सी बात, और HbA की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और HbF की वैल्यू भी कम रहेगी। अब यहाँ पे बात करें कि बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है HbF की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो अपन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो इस टाइप से आपको सारे बैंड फॉर्मेशंस बता सकते हैं कि कौन से हीमोग्लोबिन की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। उससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पेशेंट है उसको क्या एक्चुअल में डिजीज़ क्या है, लाइक सिकल सेल एनीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है, जो भी डिजीज़ होती है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताना चाहती हूँ जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे जितने हो सकते हैं मैक्सिमम कवर कर लिए, बट वो भी पूछे जा सकते हैं। लाइक अपने पास में था विंट्रॉप ट्यूब, ठीक है। विंट्रॉप ट्यूब पर्सनली पूछा जा सकता है कि विंट्रॉप ट्यूब क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, या फिर विंट्रॉप ट्यूब को वेस्टिगन ट्यूब के साथ में डिफ्रेंशिएट करके पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने होता है कि जो RBC पिपेट होती है, ठीक है, RBC पिपेट हो गई, WBC पिपेट हो गई, एंड HB पिपेट हो गई। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इन तीनों पिपेट्स के ऊपर इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन करके पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखे, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। लाइक उसके अलावा मैक्सिमम मैंने बहुत सारे जो भी CP और हेमेटोलॉजी के जो क्वेश्चन थे उन सबकी वीडियोस वहाँ पे डाल रखी, तो वहाँ से आप सारे देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट था अपना, ठीक है, उसको देख सकते हो। लाइक TRBC, ये टोटल RBC काउंट पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो भी देख सकते हो वहाँ से। प्लेटलेट काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई अभी रिसेंटली पूछा जाता है, सेल काउंटर, ठीक है। तो सेल काउंटर होता है वो अपने पास में दो तरीके के, वैसे तीन होते हैं पर दो तरीके के सेल काउंटर अपने पास में होते हैं। अपने पास में मैनुअल सेल काउंटर्स होते हैं, ठीक है, जो मैनुअल जिसके थ्रू अपन परफॉर्म करते हैं, जो भी मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लाइक अपन किसी भी HBS मशीन को परफॉर्म करें तो सालिस के थ्रू करें। अब उसके लिए अपन अपने पास में जो आजकल मशीन्स आ चुकी है जिसमें अपन सेमी ऑटोमेशन मशीन के थ्रू परफॉर्म करते हैं और फुली ऑटोमेशन मशीन के थ्रू परफॉर्म करते हैं, तो सारे सेल काउंटर्स उसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो भी हेमेटोलॉजी में पूछे जा सकते हैं, और हेमेटोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो भी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप दोनों ही सब्जेक्ट को मतलब पढ़ के जाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के भरोसे चले जाएँ, तो दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।